Bismillahirrahmanirrahim. Class 10. Now we are going to study chemistry. Chapter number 10. The name of this chapter is acids, bases and salts. Today we will study or learn measuring of pH solution, universal indicator, then we will study the pH meter, how to measure pH. Then we will discuss problem number 10.2, 10.3, 10.4 from your book. Then we'll start a new topic, salt. Then we will study characteristics of salt. Then move on to study preparation of salt. Clear? Now, measuring of pH solution. ठीक है कि हम किसी सोल्यूशन का pH कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसमें बेटा हमारे पास आती है टेक्निक यूनिवर्सल इंडिकेटर. अब देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है. सम इंडिकेटर्स आर यूज एज मिक्सचर. कुछ इंडिकेटर्स को बेटा एज अ मिक्सचर यूज किया जाता है. ठीक है, द मिक्सचर इंडिकेटर गिव्स ऑफ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यू. अब होता क्या है कि वो मिक्सचर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं और वो जो है ना डिफरेंट pH पे डिफरेंट कलर देते हैं. आपको अच्छे से पता है एसिड से बेस की तरफ जब हम मूव करते हैं तो एसिडिटी और बेसिसिटी में फर्क आता है. इसी तरीके से उनके कलर चेंज भी होते हैं किसके, इंडिकेटर्स के. अब यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात हो रही है. ठीक है, हेंस इट इज यूज्ड टू द pH ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है, अब जो कलर चेंजेस आते हैं ना उस इंडिकेटर्स की वजह से, उससे इंडिकेटर सॉल्यूशंस में और इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे होते हैं उस कलर से एनालाइज किया जाता है कि किस तरह का आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है, उसकी pH क्या है. सच अ मिक्सचर इंडिकेट्स कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर और सिंपल pH इंडिकेटर. ठीक है, उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है और pH इंडिकेटर भी कहा जाता है. क्लियर है? नाउ the pH solution can be measured by dipping a piece of universal indicator paper. अब हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है. ठीक है, उसको सोल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं. जब हम उसको सोल्यूशन में डिप करते हैं बेटा तो जो उसका कलर चेंज होता है उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ चार्ट मिलता है. उसमें कलर होते हैं, उस कलर के साथ मैचअप किया जाता है और जिस कलर के साथ वो मैचअप हो जाए उस तरह की उसकी pH होती है. The pH is then found by comparing the color obtained with the color chart. ठीक है, अब कलर चार्ट कैसा होता है बेटा, ये आपके पास गिवन है. कलर चार्ट आपको दिया हुआ है. कलर चार्ट में आप लोग यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंट कलर हैं फ्रॉम 1 to 14. ठीक है, 7 पे आके ये न्यूट्रल कलर, उसके बाद आपके पास 6, 5, 4, 3, 2, 1 के लिए सेपरेट कलर है. 8, 9, 10, 11, 14, 13 इन सब के लिए अलग कलर है. मतलब कि जो डिप करते हैं आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर अपने सॉल्यूशन में, फिर आप उसको इस कलर चार्ट के साथ मैच करते हैं. जिस कलर चार्ट के नंबर के साथ वो मैच हो जाता है उस pH के राउंड अबाउट उस सॉल्यूशन की pH होती है. क्लियर है? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डायग्राम. बेटा यहाँ पे आपके पास डायग्राम दी हुई है. एक तो आपके पास ये प्रीवियस डायग्राम है. ठीक है, जिसमें आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसको डिप किया, आपके पास रेलेवेंसी से एक रिजल्ट आ गया एसिडिक सॉल्यूशन का. रेड लिटमस का रिजल्ट बेसिक सॉल्यूशन में आ गया. अब ये आपके पास यूनिवर्सल pH पेपर है. ठीक है, अब आपने इसको सॉल्यूशन में डिप किया. अब ये देखें इसका कलर क्या आ गया, पर्पल. अब आप इस कलर को लेके जाते हैं कहाँ पे, आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ चार्ट दिया जाता है. वहां जाकर जब आप इसको मैच करते हैं इट गेट मैच विथ नंबर 12. नंबर 12 लाई इन द कैटेगरी ऑफ बेस. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये सॉल्यूशन क्या है, ये बेसिक सॉल्यूशन है. ठीक है, अब आप अपनी दूसरी डायग्राम पे देखिए बेटा. दूसरी डायग्राम में आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर ग्रीनिश कलर आया हुआ है. ठीक है, और इस तरह से आपके पास ये एसिड टू बेसिक कलर्स मौजूद हैं. आप इसको यहाँ पे इसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे और एक राउंड अबाउट pH आपके पास आ जाएगी. क्लियर जी स्टूडेंट? द नेक्स्ट इज द pH मीटर. pH को मेजर करने के लिए द मोर एक्यूरेट टेक्निक वाज फाउंड, दैट इज pH मीटर. द pH ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद अ pH मीटर. इट कंसिस्ट ऑफ अ pH इलेक्ट्रोड. बेटा एक इलेक्ट्रोड होता है, एक आपके पास रॉड टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्टेड होता है मीटर के साथ. ठीक है, द इलेक्ट्रोड डिप इन अ सॉल्यूशन. उस इलेक्ट्रोड को, जो इलेक्ट्रोड है आपका, उसको डिप किया जाता है आपके गिवन सॉल्यूशन में और आपकी जो pH होती है वो शो हो जाती है. ठीक है, द pH शोज आइदर ऑन स्केल और डिजिटल. अब बेटा स्केल और डिजिटल pH मीटर दो अलग अलग है. लेट्स हैव अ लुक ऑन डायग्राम. दिस इज अ स्केल मीटर, pH मीटर. ये देखें, ये आपके पास इलेक्ट्रोड है जिसको आपने सॉल्यूशन में डिप किया है.
जब आपने इसको डिप किया तो इसकी पीएच आपके पास इस स्केल के ऊपर शो हो जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रोमीटर है। जब आप इसको यूज करेंगे तो इधर आप जाके इलेक्ट्रोमीटर के अंदर, ये पीएच मीटर के अंदर सॉरी, आप इसको डिप करेंगे और जब आप इसको डिप करेंगे तो पीएच आपकी इधर स्क्रीन के ऊपर डिजिटली शो हो जाएगी, ठीक है। और वहां से आपको पता लग जाएगा कि पीएच क्या है, और पीएच से आप लोग अंदाजा लगाएंगे कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। और बेटा ये पीएच मीटर का जो मेथड है ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है, क्योंकि इससे हमारे पास एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट आता है। क्लियर? नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10.2, ठीक है। आपके पास प्रॉब्लम नंबर 10.2 है, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01 मोल, ठीक है। व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू? आपके पास मोलर दिया हुआ है, उसका मोल दिया हुआ है, आपने पीएच वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड सो इट आयनाइज कंप्लीटली, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आयनाइज होगा, मतलब कंप्लीट आयन में स्प्लिट हो जाएगा। देन आप उसकी आयनाइजेशन को देखें, ये आपके पास HCl है, जब ये आयनाइज हुआ आपके पास एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव आयन बन गया। नाउ इट्स सॉल्यूशन आल्सो कंटेन दैट मच मोलर हाइड्रोजन आयन दैट इज इक्वल टू 10-2 मोल। अब बेटा देखते हैं कि ये 10-2 मोल कैसे आया। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। आपके पास बेटा कैलकुलेशंस है यहाँ पे, ये देखें। जब आपने ये 0.01 को लिया, जिसके मोलर कंसंट्रेशन आपके पास मौजूद है, जब आपने इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके गए, डेसिमल रिमूव किया, आपके पास नीचे क्या आ गया? 100 को जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में डाला तो 100 की पावर 2 आ गई, विच वाज इन लोअर लेवल। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? डिवीजन से ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर में नीचे +2 था, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये वैल्यू कन्वर्ट होगी किसमें? 10-2 में। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज पीएच। पीएच का फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या था? प्रीवियस हमने लेक्चर में पढ़ा था, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपने वो फॉर्मूला लगाया। अब आप यहाँ पे देखें, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द अबव इक्वेशन। अब जो आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है उसको आप उसकी जगह पे प्लेस कर देंगे एज पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो हमने यहाँ पे निकाली है वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। नाउ अब हम उसका सोल्यूशन करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू सोल्यूशन, आप कुछ एक पॉइंट मेमोराइज करें कि इसका सोल्यूशन करने के लिए हमने एक लॉग का लॉ है उसको फॉलो अप करना है, जिसके मुताबिक जब आपके पास वैल्यू एक्सपोनेंट की फॉर्म में होती है तो जब वो लॉग से आप इसको सोल्यूशन करें तो वो लॉग से पहले लिख दी जाती है, ठीक है। ये आपके पास लॉगरिथम का एक लॉ है। और सेकेंड पॉइंट के log 10 ऑलवेज इक्वल टू 1, सो द सोल्यूशन इज pH इज इक्वल टू 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये -2 आपके पास log से पहले आएगा, -2 विद द माइनस log, जो log का माइनस है उसके साथ जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? +2 log 10 इज इक्वल टू 1, जब आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? We are going to discuss our problem number 10.2, that is find out the pH and pOH of a solution which have molar concentration about 0.001 of KOH। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या नई चीज आई है? मैंने हमें कहा है कि POH भी फाइंड करें, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं सोल्यूशन का। बेटा सबसे पहले आपने स्प्लिटर्स देखनी है, आयनाइजेशन देखनी है KOH की। KOH आपके पास आयनाइज हो जाएगा और क्या बनाएगा? K पॉजिटिव आयन एज वेल एज हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है। Therefore 0.001 mole of solution of KOH produce that much of hydroxide ion। बेटा सिंपल सी बात है, जब आपके पास KOH मौजूद है तो इसमें हाइड्रोजन आयन तो नहीं होंगे ना, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। तो ये मोलैरिटी किसकी है? हाइड्रोक्साइड आयन की। अब आप क्या करेंगे? सेम उसी तरीके से आप उसकी POH फाइंड करेंगे, ठीक है। आपके पास OH की कंसंट्रेशन ये है, आप इसको प्रीवियस मेथड को फॉलो अप करते हुए सोल्यूशन करेंगे। उसी तरीके से डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे 1000 आएगा, जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो 10-3 हो जाएगा, -10-3 वैसे ही रहेगा। अब आप उस पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला POH दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जब आपने वो लगाया उसमें वैल्यूज पुट की, अब आपने इसमें लॉग का लॉ लगा दिया, लॉग का लॉ लगाया, एक्सपोनेंट का 3 लॉग से पहले आया,
ये 3 -3 इस माइनस के साथ जब हुआ तो इसने क्या किया, माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव 3 आ गया एंड log 1 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास POH कितनी आ गई, 3। क्लियर। नाउ बेटा बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। हम प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ के आए कि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, क्योंकि ये स्केल किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। तो इनका सम किसके इक्वल आता है, 14 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास POH की वैल्यू मौजूद है और आप ये भी जानते हैं दैट इज इक्वल टू 14 PH फाइंड करना है। तो अब आप PH को सेपरेट करने के लिए POH को इस तरफ माइग्रेट कराएंगे तो 14 माइनस POH आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें PH इज इक्वल टू 14 माइनस 3 किसकी वैल्यू पुट की हमने, POH की, विच इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो आपके पास PH कितनी आ गई, 11। अब आप P और H को भी प्लस करके देख लें, आपके पास इनका सम क्या आएगा, 14। क्लियर students? Now let's have a look on next problem, that is problem number 10.4। ठीक है बेटा, इसमें मैंने आपको क्या कहा है, फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले तो बेटा आप सल्फ्यूरिक एसिड के आयन की स्प्लिटेंस देखें। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के आयन की स्प्लिटेंस क्या है, ये देखें H2SO4 जब स्प्लिट हुआ तो उसने आपके पास हाइड्रोजन आयन्स बनाए प्लस सल्फेट आयन बना। अब यहाँ पे जो डिफरेंट केस है बेटा क्या है, आपके पास यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहा, 2 हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें बेटा डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, जस्ट अब जहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन लेते हैं वहां पे आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब इस इक्वेशन को देखें बेटा, ये बना हुआ हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन थी, आपने उसकी मोलर कंसेंट्रेशन लिखी, साथ आपने क्या लिख दिया, साथ आपने 2 लिख दिया, बिकॉज दिस 2 प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, यानी आपके पास 2 हाइड्रोजन आयन बने हैं विद द आयनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका सोल्यूशन करते हैं उसी तरह जैसे आपने पीएच का फार्मूला लगाना है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग और आगे आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। अब आप इस स्टेप को देखें बेटा, उन्होंने इस मल्टीप्लीकेशन के साइन को आपके लॉग की फॉर्मुलेशन लगा के सॉल्व किया हुआ है। आपने जब उसको सॉल्व किया लॉग को ब्रैकेट के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, log 2 माइनस आपका बाहरी है और साथ मल्टीप्लीकेशन का साइन है विच इज कन्वर्टेड इनटू प्लस। ठीक है, ये आपने मैथ में सारा फार्मूला पढ़ा है, वही फॉलो अप हो रहा है यहाँ पे, और अंदर जाके log 10 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब जब आपने माइनस को ओपन अप किया, ब्रैकेट को ओपन अप किया, तो माइनस log 2 एंड माइनस log 10 रेज पावर 2 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसका सोल्यूशन आपको अच्छे से पता है, लॉ ऑफ लॉग करते हुए आपके पास ये वाला सोल्यूशन आएगा, s माइनस log 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, बिकॉज जब ये 2 आपका log से पहले आएगा, माइनस माइनस प्लस, और log 10 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये आपने 2 मेंशन कर दिया और यहाँ पे ये जो था इसको आपने यहाँ मेंशन कर दिया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब आपने log 2 लेना है विच इज इक्वल टू 0.03। अब जब आप 0.03 को माइनस कर देंगे 2 में से, तो आपके पास पीएच आ जाएगी 1.7 विच इज द पीएच ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर है students? Now we are going to discuss our test cell number 10.3. The first question from this is why pure water is not a strong electrolyte? बेटा ये हमने पीछे डिस्कस किया है, प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइज स्लाइटली इनटू आयन। ठीक है, ऑटो आयोनाइजेशन के प्रोसेस हमने डिस्कस किया था पीएच के स्टार्ट में, तो वहां से बेटा आप इसका आंसर देंगे। The next question is HCl and H2SO4 are strong acid while their solution are equimolar. They have different pH value. Why? बेटा ये अभी हम डिस्कस करके आए अपनी दोनों प्रॉब्लम्स को, इसका आंसर आप किस तरह देंगे, आप यहाँ पे बताएंगे सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड, मतलब कि इसमें 2 आपके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, इट्स 1 molecule produce 2 हाइड्रोजन आयन एंड HCl इज मोनोबेसिक। ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक हो गया। That's why both acids have different pH value। ठीक है, इसीलिए इनकी डिफरेंट pH वैल्यू होती है इक्विमोलर सॉल्यूशन में भी। ठीक हो गया, क्लियर है। दोनों का आप देखिए पीछे हमने मोलैरिटी सेम लिया लेकिन उनकी pH डिफरेंट है, ये रीजन वो मोनोबेसिक है और वो डायबेसिक है। ठीक हो गया। नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है बेटा, हमने जो Kw फाइंड किया था उसके साथ मेंशन किया हुआ था कि एट रूम टेम्परेचर। वो क्यों मेंशन किया था, वो इसलिए मेंशन किया था क्योंकि Kw आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर का, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज इट इंक्रीज विद द rise of temperature।
जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इंक्रीज कर जाती है, और जब हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज कर जाएगी। इट मीन्स बाय चेंजिंग 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस KW वैल्यू इंक्रीज नियरली 75 टाइम्स। ठीक है, जब आप इसको चेंज करते हैं बेटा तो इसकी वैल्यू जो है 75 टाइम्स जो है ना वो भी चेंज हो जाती है। इस तरह से आप इसके आंसर को अमेंड करके देंगे। और नीचे आपने बताना है डिफरेंशिएट बिटवीन P एंड pH। बेटा ये आपको अच्छे से पता है, P स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉग ऑफ सिंबल। ठीक है, P बिफोर H मींस नेगेटिव लोगारिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और अब आपके पास आ जाती है pH। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? pH इज अ नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH स्पेसिफाई हो जाती है। ठीक है, तो दोनों को आप लाइन लगा के कॉलम्स बना के इसका आंसर देंगे। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज सॉल्ट। ठीक है, एसिड और बेस को हमने डिटेल डिस्कस किया। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सॉल्ट। Salts are ionic compounds generally formed by neutralization of an acid and base। बेटा हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एज वेल एज बेस में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया था, और उसमें ये प्रूव किया था व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई। नाउ सॉल्ट आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन एज वेल एज नेगेटिव आयन। जब आपके पास सॉल्ट्स बनते हैं बेटा उसमें पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव आयन भी होते हैं। द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज NaCl in which we have Na positive and Cl negative। क्लियर? नाउ बेटा इसमें आपके पास सॉल्ट्स में बेसिक रेडिकल क्या होते हैं? अ केटायन इज अ मेटालिक आयन डिराइव फ्रॉम अ बेस। जब आपके पास मेटालिक आयन डिराइव होता है बेस से, उसको क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। और अब बेसिक रेडिकल है तो एसिड रेडिकल भी होगा। एनाइन इज डिराइव फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस भी बेटा आ सकता है, इनको अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स? अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि सॉल्ट के नेम बेटा किस तरह डाले जाते हैं, तो सॉल्ट गेट नेम बाय द नेम ऑफ मेटल एंड एसिड। ये बेटा आपके पास टेबल है, इसमें देखिए आपके पास एक तरफ मेटल दिए हुए और जिस एसिड से वो रिएक्ट करके उसका नेम डलता है वो आपके पास मौजूद है। नंबर 1 इज सोडियम। आपके पास सोडियम है जिसने रिएक्ट किया है HCl के साथ और उसका नेम क्या डाला? सोडियम क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोरीन में से क्लोराइड का नेम निकाल के उसके साथ उसकी मिक्सिंग किया, आपका नेम डल गया। इस तरह बेटा अगर आप इसके लास्ट की एग्जांपल देखें, सिल्वर एसिड है आपके पास, एसिडिक एसिड, तो इसका नेम क्या डाला? सिल्वर एसीटेट। ठीक है बेटा, इसी तरह आप सॉल्ट के सारे नेम याद करेंगे। अगर आपके साथ एक और डिस्कस किया जाए तो बेटा आप जिंक के साथ देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन और उसका नेम क्या डाला? जिंक सल्फेट। आप इस तरह इस पूरे टेबल को मेमोराइज करेंगे। क्लियर? Now we are going to discuss some characteristic properties of salt. Number 1 is salt are ionic compound found in crystalline form। बेटा सबसे पहले हमें अच्छे से पता है सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये दो आयंस को आपस में मिक्स करके दो आयन की ज्वाइनिंग के साथ बॉन्डिंग के साथ बनता है। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मतलब सॉलिड फॉर्म में इसके क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, उस तरह ये हमारे पास फॉर्मेशन में हमें मिलता है। नंबर सेकंड इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर आप NaCl के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को मेमोराइज करें, दैट इज टू मच हाई, दैट अबाउट 800 सेल्सियस समथिंग। ठीक है, नाउ move on to third point, that is most of the salt contain water of crystallization which is responsible for the shape of crystals। बेटा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा है कि काफी सारे सॉल्ट आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखते हैं, मतलब कि सॉल्ट के फॉर्मूला के साथ हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स शो किए जाते हैं। वो शो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वो आपके क्या करवा देते हैं? सॉल्ट की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइन रहने में हेल्प करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, उसको केमिकल फार्मूले में साथ सेपरेटली रिप्रेजेंट किया जाता है और वो उसकी क्रिस्टलाइन शेप में रहने में हेल्प करते हैं। आपके पास इसकी एग्जांपल आ जाती है कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके साथ आपके 5H2O ज्वाइनिंग में होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं? इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में रहने में हेल्प कर रहे होते हैं। अनदर एग्जांपल इज कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसके साथ बैठे देखें 2H2O आपके पास है, ये भी इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी शेप की मेंटेनेंस में हेल्प कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट है फॉर योर MCQs। क्लियर? Now, the fourth point of characteristic is that
सॉल्ट आर न्यूट्रल। बेटा उन्होंने क्या कहा है कि सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस होती है। ऑल्सो दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। वो कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि जितने पॉजिटिव आयन हो उतने ही नेगेटिव आयन हो, बट उनके चार्जेस इक्वल होते हैं। जैसे बेटा आपके पास NaCl एक बेस्ट एग्जांपल है, आपके पास Na पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव एंड Cl सिंगल नेगेटिव मौजूद है। अगर आप कॉपर सल्फेट को देखें तो बेटा आपको अच्छे से पता है वहां पे भी इसी तरह न्यूट्रल सॉल्ट आपके पास बनता है, मतलब कि दो जो आयन्स आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं वो आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को इस तरह स्टेबल करते हैं कि वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाए। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। बेटा आपके पास सॉल्ट दो तरह के बनते हैं, नंबर वन इज वाटर सॉल्युबल एंड अदर इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आ जाता है द मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, वो मेथड्स जो कि प्रिपरेशन में आते हैं वो बेस करते हैं कि वो वाटर में किस तरह से सॉल्युबल हैं। क्लियर? जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। जनरल मेथड सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए कौन से यहाँ पे यूज हुए हैं? आपको उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यहाँ पे 5 मेथड डिस्कस किए हैं, जिसमें से बेटा 4 आपके पास वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, लिखा हुआ है 4 मेथड मेक सॉल्युबल सॉल्ट बट 1 प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट। लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन देखते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट आर ऑफर प्रिपेयर इन वाटर। बेटा वो क्या बता रहे हैं कि सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर होते हैं किसमें? वाटर में, as they are recovered by evaporation and crystallization। ठीक है, इसी वजह से वो रिकवर्ड भी हो जाते हैं इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन के साथ। मतलब जब आप उनको प्रिपेयर कर लें तो वाटर को इवेपोरेट करवा दें या सॉल्ट की क्रिस्टलाइजेशन करवा लें तो आप उनको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। बेटा ये एक बुलिट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता होता है कि हाउ सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड, तो आप ये दोनों बुलिट पॉइंट वहां पे मेंशन करेंगे। क्लियर? Now, first method for the preparation of salt is by the reaction of acid and a metal। ठीक है बेटा, इस मेथड का दूसरा नेम क्या है? डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है, इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड रिप्लेस्ड बाय रिएक्टिव मेटल्स। आपके पास जो दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, एक जो है कंपाउंड वो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करवा देता है विद द आयन ऑफ एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपको उन्होंने जनरल रिएक्शन दिखाया। इन जनरल रिएक्शन यू हैव वन एसिड प्लस मेटल। जब आपने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया तो उन्होंने क्या बना दिया? सॉल्ट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवाई। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेशन हुई। अब आप इसके कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देखें अगर, तो आपके पास यहाँ पे HCl एक एसिड है जिसमें आपने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, HCl का जो हाइड्रोजन आयन थे वो रिप्लेस हो गए विद मैग्नीशियम, तो आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, और साथ ही साथ आपके पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया गैस की फॉर्म में। क्लियर है? Another method for the preparation of salt is by the reaction of an acid with a base। जब आप एसिड को बेस पर रिएक्ट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, it is a neutralization reaction in which acid and base react to produce salt and water। ये देखिए आपके पास जनरल फॉर्मेशन पहले आ जाती है कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब इसकी अगर स्पेसिफिक एग्जांपल देखें, व्हेन HCl react with NaOH they form common salt and water। It's most common and simplest example in chemistry। Clear? Now move on to another type, that is by the reaction of an acid and metallic oxide। Mostly insoluble metallic oxide react with dilute acid to form salt and water। dilute acid की यहाँ पे रिक्वायरमेंट मतलब कि एसिड को पहले डाइल्यूट किया जाएगा देन उसको रिएक्शन में डाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है एसिड विच इज रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा आपके पास बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप इसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखें, there is a reaction of sulfuric acid with copper oxide। when sulfuric acid reacts with copper oxide it forms copper sulfate। ये सॉल्ट है आपके पास, और साथ ही साथ आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा। क्लियर? Now move on to the next reaction, that is by the reaction of an acid and a carbonate। When dilute acid reacts with metallic carbonate to produce salt, water and carbon dioxide। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपके पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। Let's have a look on equation। The equation has 2HNO3। When it is react with carbonate it form Na
NO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा आपके पास, प्लस वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करवाएगा। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बेटा आपके पास कैसे बनते हैं। इन दिस मेथड यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट आर मिक्स। बेटा इसमें क्या किया जाता है, सॉल्युबल सॉल्ट के ना सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन रेडिकल्स, रिएक्शन के दौरान क्या होता है, आयन रेडिकल आपस में एक्सचेंज करते हैं। मेटेलिक रेडिकल एक्सचेंज विद एसिडिक रेडिकल, जो मेटल के रेडिकल्स होते हैं वो एसिड रेडिकल के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके पास दो नए सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, अब उनमें क्या होता है, वन ऑफ द सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, एक सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है और एक सॉल्युबल होता है। द इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट सॉलिडिफाई इन सॉल्यूशन। अब क्या होता है, जो आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है बेटा वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है सोल्यूशन में। ठीक है, और फिर उसको सेपरेट कर लिया जाता है। क्लियर? नाउ यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है AgNO3 है, जिसको आपने रिएक्ट करवाया NaCl के साथ, तो आपके पास क्या बन गया, AgCl and NaNO3। क्लियर? नाउ बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, आपने जब उसका रिएक्शन करवाया कॉपर सल्फेट के साथ, इट विल फॉर्म CuCO3 प्लस Na2SO4। क्लियर? इस तरह से बेटा आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और आपके पास एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाते हैं सिंगल रिएक्शन में। क्लियर? Students, we are going to discuss our test exercise number 10.4. The first question from this is how are salt named? प्रीवियस स्लाइड्स में बेटा हम ये डिस्कस करके आए हैं कि एसिड और मेटल के बेस करते हुए सॉल्ट का नेम डाला जाता है। वहां से आप इस आंसर को अमेंड करके देंगे। द सेकंड क्वेश्चन इज नेम द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद फॉलोइंग एसिड। बेटा ये भी आपका उसी टेबल में मौजूद है। ठीक है, इट्स एन ऑब्वियस सेग व्हेन जिंक react with nitric acid it will form zinc nitrate, when it will react with phosphoric acid it will form zinc phosphate। सेम इसी तरीके से एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक एसीटेट। ठीक है, अब आपके पास आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल यू जस्टिफाई सॉल्ट और न्यूट्रल। बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि ये न्यूट्रल कैसा होता है, वहां से आप इसका आंसर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। बेटा आपके पास सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसमें से इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेंशन कर दें, 5 in copper sulfate and 2 in calcium sulfate। The next question is name the type of the reaction that takes place between an acid and a metal, which gas would evolve in a reaction, explain with an example। बेटा ये अभी हम प्रीवियस डिस्कस करके आए हैं, वहां से आप इसको कंप्लीट आंसर में मेंशन करेंगे। क्लियर? नाउ इन टॉपिक्स में से बेटा किस तरह के एमसीक्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं पेपर में, वो देखते हैं। नंबर 1 है सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड बाय, आपके पास ऑप्शन है इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, बोथ ए एंड बी एंड सब्लिमेशन। बेटा अभी हमने इसको एक बुलेट पॉइंट के तौर पे मेमोराइज भी किया था, दोनों इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन आपके पास आंसर है। तो बेटा इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं जिसमें बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो फिर बेटा यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन हुई। Another MCQ is that salt or dash compound, आपको अच्छे से पता है salt और neutral compound। बेटा इस तरह से आपने बुलेट पॉइंट को मेमोराइज करना है for the sake of attaining MCQs। क्लियर? शॉर्ट क्वेश्चन बेटा किस तरह से आ सकते हैं, आपके पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो बेटा ये आपके सामने इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन का मेथड लिखा हुआ है, आप उसी पैराग्राफ को कंप्लीट याद करेंगे और फिर पॉइंट्स बना के उसका आंसर देंगे, और साथ ही साथ आपने बेटा दोनों इक्वेशंस को भी मेंशन करना है। ठीक है, आप दोबारा से इसको वहां से जाके सुन सकते हैं लेक्चर में, और यहाँ पे आप इसका आंसर प्रिपेयर कर लें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एसिड एंड बेसिक रेडिकल। बेटा ये डिफाइन के लिहाज से भी आ सकता है और डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंगली भी आ सकता है। तो आप इनकी डेफिनेशन को इस तरह लिख दें, और अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो बेटा कॉलम बनाएंगे, एक तरफ बेसिक रेडिकल और एक तरफ एसिडिक रेडिकल लिखेंगे। इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से याद करें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए बेटा तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। इसी तरह आपने जो अपना डिस्कशन की है यहाँ पे इंडिकेटर्स की, उसके अलावा आपने यहाँ पे डिस्कशन की पीएच मीटर की, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की, तो ये भी आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ नोट आ सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से आप इन सबको मेमोराइज करें।